students, in the last video we have done the introduction of our chapter gravitation. In the last chapter we have done introduction of chapter gravitation. Now in this video we will understand about the gravitation and gravity. How the gravitation is different from gravity. Okay, so we will understand about the gravitation and gravity and the difference between them. After that we will do one more topic, that is universal law of gravitation. That is very important topic, universal law of gravitation. हम इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. ओके, हमारा चैप्टर भी है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन होता क्या है? तुम्हें पता है, हम सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो क्या होता है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ना. जैसे तुमने वो स्टोरी सुनी होगी, बड़ी फेमस स्टोरी है कि एक बार न्यूटन एक ट्री था, है ना, एप्पल ट्री था, और उसके नीचे न्यूटन बैठा हुआ था, ठीक है ना, और उसके सिर पर एक एप्पल आके गिरता है ना. तो वो सोचता है कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आके गिरा, उसके सिर पर ही क्यों आके गिरा, ये एप्पल कहीं और किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं चला गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर क्यों चला गया, इधर उसके सिर पर ही आगे क्यों गिरा, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों आया. तो उसने और अच्छे से ऑब्जर्व करके देखा तो समझा कि सिर्फ एप्पल ही नीचे नहीं आता, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हम लाइक मैं इस मैटर को भी अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूं तो वो भी नीचे ही आएगा उसके बाद, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट ही होता है ना. तो ऑफ कोर्स अर्थ कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी उस ऑब्जेक्ट पर, तभी वो अर्थ की तरफ आता है, ठीक है. तो क्या सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है? नहीं, न्यूटन ने हमें बताया कि सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाती. इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट लाइक इवन ये मार्कर या मेरा हाथ, ये ही क्यों ना हो, ये भी एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? अटैक करेंगे, ठीक है. इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से अटैक करेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. और जिस फोर्स से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. आई एम रिपीटिंग, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. एंड जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ व्हाट इज द मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी का क्या मतलब है? अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम काउंट करें या अर्थ के रिस्पेक्ट में कहें, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उस केस में हम उसे क्या कहेंगे? ग्रेविटी. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी. इट मींस लाइक तुम इस डिफरेंस को ऐसे समझ सकते हो, दिस मार्कर इज अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस मार्कर, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. ओके, उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटी बोल सकते हैं. बट अगर मून पर ये मार्कर ले जाऊं मैं, तो वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि मून इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वी विल से दैट मून इज अट्रैक्टिंग द अदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. क्लियर? तो ये था हमारा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है. असल में ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, पर अर्थ के रिस्पेक्ट में जब हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं. क्लियर? तो ये था हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी. अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर न्यूटन ने कहा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है. इस रूम में भी अगर एक चेयर रखी हुई है, एक यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. तो वो अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, या इस रूम में या कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपस में मिलते क्यों नहीं है? वो आपस में टकराते क्यों नहीं है ना. अगर दो चेयर्स रखी हुई हैं इस रूम में, तो वो 5 घंटे बाद भी उसी पोजीशन पर रहेंगी, 5 दिन बाद भी उसी पोजीशन पर रहेंगे, अगर मैं उन पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, है ना. तो ऐसा क्यों होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, वो अट्रैक्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे से
स्ट्राइक नहीं करते, एक दूसरे को हिट नहीं करते। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं इस वाले टॉपिक में। ये वाला टॉपिक जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जब वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपस में क्या करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब न्यूटन ने सिर्फ इस चीज को थ्योरेटिकली नहीं समझाया, उसने इसका फॉर्मूला भी दिया, उसने फॉर्मुलेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया और जस्टिफाई किया अपनी बात को कि ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं वो कितने फोर्स से करते हैं, उसका फॉर्मूला भी उसने बताया और उसको जस्टिफाई करके बताया। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं। न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसने क्या बताया, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स लाइक m1 and m, if there are two objects of masses m1 and m2 and the distance between their center is r, okay, then there will be force between these two objects. Of course, according to Newton's law, every two objects in this universe attract each other. Okay, and now we want to find the attractive force between the objects. So he said that the force of attraction, the attractive force between two objects will be directly proportional to product of masses. उन masses के product के directly proportional होगा ये force, ठीक है। masses ज्यादा होंगे तो attractive force क्या होगा, ज्यादा होगा, उनके product के directly proportional, and that force will be inversely proportional to square of the distance between them. और distance भी किसके बीच, उनके centers के बीच। The force will be inversely proportional to square of the distance between the center of the objects. उन objects के center के बीच का distance क्या है, r है, उसके square के inversely proportional है। क्लियर। तो ये क्या था, ये न्यूटन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या है, f directly proportional to m1 m2 divided by r, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब घटता है तो क्या आता है, हमें पता है इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। इक्वल टू यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन घटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 डिवाइड बाय r। ओके, तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आया किसका, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of masses m1 and m2 and separated by distance r. ओके, तो ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है, मेन फॉर्मूला हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यहाँ पर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है यहाँ पर, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 into 10⁻11 -11। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इसकी कोई यूनिट होगी, बिल्कुल होगी। उसकी यूनिट क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करते हैं। देखो g की यूनिट फाइंड आउट करनी है तो मैं इन सारे पैरामीटर्स को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो f r को डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। m1 m2 क्या है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाएंगे तो g इज इक्वल टू दिस वन होगा। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और यहाँ m1 की kg और ये kg into kg स्क्वायर है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर विल बी द SI यूनिट ऑफ g। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है तो कांस्टेंट पर इसके बाद भी इसकी यूनिट है। ओके, ये कांस्टेंट 2 3 4 इन कांस्टेंट के जैसा नहीं है। ओके, ये कांस्टेंट कुछ अलग है, इसकी यूनिट भी है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है और यहां पे हमें जी के बारे में पता चल गया, बाकी सारे पैरामीटर्स के बारे में पता चल गया, है ना। अब
ये बात करते हैं कि अगर हमें जी को डिफाइन करना, जैसे हमने 1 न्यूटन को डिफाइन करना सीखा है ना, हमने इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना सीखा। इसी तरह से अगर हमने 1 कैपिटल जी, 1 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? ओके, ध्यान से समझना। अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास m1 m2 है, दोनों का मास 1 1 हो जाए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो g क्या हो जाएगा? वो फोर्स हो जाएगा जो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा। मैं रिपीट करता हूं, m1 और m2 दोनों 1 हो जाए और डिस्टेंस भी 1 हो जाए, तो कैपिटल G किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इट मींस 1g, 1 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स, वो क्या है? फोर्स के इक्वल है। इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स which will be exerted between two masses of 1 kg and the distance between their center is 1 meter. Then the universal gravitational constant will be equal to the force between them. Clear? I am repeating. If हम g को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? g को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोबारा से समझते हैं g को कैसे डिफाइन करेंगे? If the mass is between two objects, if the masses of two objects is 1 kg and the distance between them is 1 meter, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, तो the universal gravitational constant will be the force exerted between that two objects. उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना भी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा। और वो हम जानते हैं वो कितना फोर्स होगा। अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, सब कुछ 1 हो जाए, g की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, तो 6.67 into 10⁻11 न्यूटन फोर्स होगा वो। ठीक है, अगर मासेस के ऑब्जेक्ट्स के 1 kg है और डिस्टेंस उनके बीच क्या है? उनके सेंटर के बीच क्या है? 1 मीटर है। तो अब मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ा था जो मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक में उसका आंसर दूंगा। तो उसको क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर न्यूटन बोलता है कि वो क्या, उनमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते? आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते वो? बिकॉज, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर g की वैल्यू देखो, तो मैंने इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको g की वैल्यू कितनी? 6.67 - 11। ये नंबर देखो बहुत छोटा नंबर है, ये नंबर क्या? बहुत छोटा नंबर है। इट मींस यहाँ पर इस कमरे में या किसी भी रूम में, किसी भी कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास करीबन 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच फोर्स कितना होगा? दैट इज 6.67 into 10⁻11। दैट इज वेरी स्मॉल फोर्स। इतना स्मॉल फोर्स उनको मूव नहीं करवा सकता। इसीलिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट सिंपली अगर किसी रूम में रखे हुए हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करने के बावजूद भी आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते, क्योंकि वो फोर्स इतना कम है कि वो उन दोनों को कोलाइड करने नहीं देगा, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है उनकी मूवमेंट के लिए। क्लियर? तो इसीलिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर किसी रूम में रखे हुए हैं, किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, तो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होने के बावजूद भी वो कोलाइड नहीं करते, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट।